आप ही को करनी है। बारी बारी से सभी को बुलाइए। कुछ चीजें छूटेंगी तो शायद मैं वहां पे आपको सपोर्ट कर दूंगा। श्री। असल में ये विषय बड़ा गहरा है। और हम लोगों के समाज में ये इतना प्रचलित नाम है कि जैसे कोई भी शब्द बोला जाता है। थोड़ा सा आवाज आवाज सही नहीं आ रही कनेक्ट है, हो थोड़ा सा। कनेक्ट हो गया। हम्म, हेलो। अभी आवाज मेरी आवाज आवाज। क्लियर? अभी हाँ, अभी पहले से कैसी है? बेटर है। हाँ, अब सही है। जी। मैं कह रहा था कि जब हम गुरुकुल शब्द लेते हैं तो ये हमारे समाज में बहुत दिनों से प्रचलित प्रथा होने से गुरु शब्द, गुरुकुल शब्द एक अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है सबकी। और वो सही है अपने आप में। लेकिन आज के परिवेश में जब हम गुरुकुल की बात करते हैं तो सबसे पहले क्यों, अगर शिक्षा पे इतना काम हो रहा है, प्राइवेट संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं हैं, तो हमें गुरुकुल की आवश्यकता क्यों पड़ती है? और गुरुकुल से हम क्या उम्मीद कर रहे हैं? गुरुकुल क्या करेगा? ये मुझे समझ में आता है कि गुरु शब्द की बहुत सारी परिभाषाएं हो सकती हैं, लेकिन एक मुख्य परिभाषा हर जगह चलती है कि गुरु वो व्यक्ति है जो खुद अंधकार से प्रकाश की तरफ अपनी यात्रा जारी रखा है। और जो भी साथी, चाहे वो किसी भी उम्र के बच्चे हों, सब उस गुरु के बच्चे हैं और उनको भी मदद करता है अंधकार से प्रकाश की तरफ लाने में। अब अंधकार की भी बहुत सारी परिभाषाएं होती हैं। किसी भी तरह की चैलेंजेस या समस्या जब तक समाधान नहीं हो जाता है तब तक उसको अंधकार ही बोलते हैं। तो इसका मतलब कि गुरु वो व्यक्ति हो सकता है, समस्याएं उसके जीवन में भी आ सकती हैं, या जिस समाज में वो जी रहा है समाज में समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन समस्याओं से समाधान की तरफ जाने का रास्ता हमेशा खोजा जाता है और चला जाता है। और वही गुरु शिष्य परंपरा होता है। और गुरु के लिए कोई विशेष व्यक्ति नहीं है, सब उसके अपने बच्चे हैं। और जैसे किसी इंसान का अपना बच्चा चाहे कितने भी नंबर हों, उसमें कोई भेदभाव नहीं करता है, उसी तरह से गुरु भी भेदभाव नहीं करता है। आज अगर हम गुरुकुल कहीं भी स्थापित करना चाहते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज आ जाता है कि जिसको हम गुरु के रूप में वहाँ, वो एक शिक्षा प्रणाली जो कि सर्वांगीण विकास में मनुष्य के रूप में खड़ा करने के लिए तैयार हो, इसकी बहुत कमी देखी जा रही है। क्योंकि जिसको हम गुरु कह रहे हैं उसके अपने ही इतने बड़ी चैलेंजेस हैं, चाहे वो फिजिकल रूप में हो, मेंटल रूप में हो, इमोशनल रूप में हो, फाइनेंशियल रूप में हो। ये खुद ही उलझा हुआ है। आज अगर पूरे देश में देखा जाए तो टीचर कम्युनिटी गुरु का काम कर रही है, लेकिन बहुत सारे कारणों से जो गुरु का स्वरूप होना चाहिए, हर समस्याओं से, हर चैलेंज से ऊपर जाने का रास्ता, वो वर्तमान सिस्टम दे नहीं पा रही है। तो हम लोगों को जो बिल्कुल समझ में आया कि अगर कुछ लोग भी प्रज्ञा में स्थापित होते हैं तो उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि समाज के हर एक बच्चे को, चाहे इसकी उम्र आने वाली हो या धरती छोड़ के जाने वाली हो, सबको प्रज्ञा में स्थापित किया जाए। अब प्रज्ञा शब्द की व्याख्या में नहीं जाता हूँ, लेकिन शॉर्ट में यही होता है कि मनुष्य अवेयर हो कि मैं कौन हूँ, मेरे पोटेंशियल क्या है, सामने वाला कौन है, उसके पोटेंशियल क्या है, ये सृष्टि जिसको कहते हैं उसका प्रवाह क्या है, सब चीज की उसकी एक्सपीरियंशियल रियलाइजेशन हो।
थ्योरेटिकल ज्ञान नहीं, और वो जी रहा हो उसको, और बाकी अन्य साथियों को जो आने वाले हैं या जो धरती पे जाने वाले हैं छोड़ के, उस बीच में जो भी किसी भी उम्र में है उनको भी मदद करे अपनी पहचान सही समझने में और जीने में। इसके लिए जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, इस धरती पे उस समय, हिंदुस्तान की धरती पे बहुत सारे लोग हैं जो साइलेंटली अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जिसमें हम लोग भी हैं, कि आने वाले बच्चे की तैयारी शुरू कर देते हैं। इस पे जब जरूरत होगी तो गहराई में मैं, कि कहाँ से शुरू होगी, कैसे शुरू होगी, तो जो बच्चे अभी आने वाले हैं उनकी नव निर्माण कैसे हो। जब बच्चे गर्भ में आ जाते हैं, तो हमने सबने सुना है अभिमन्यु की कहानी, तवक्कुल की कहानी। हमारे पूर्वज इसमें मास्टर थे। हमारे स्क्रिप्चर्स में बहुत बढ़िया से बाखूबी लिखा हुआ है कि गर्भ संस्कार या गर्भ धारण कैसे होना चाहिए, उसका मुहूर्त कैसे होना चाहिए, गर्भ की शिक्षा कैसी होनी चाहिए। लेकिन वो शिक्षक, जैसे अभिमन्यु का भी देखा जाए, शिक्षक इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उस समय माँ का अवेयर होना और सीखने की प्रक्रिया में जारी रखना बहुत जरूरी होता है। कहानी से आपको याद होगा कि माँ जब सो गई तो बच्चा का कनेक्शन कटक हो गया। वो लास्ट आखिरी द्वार कैसे पार करना है नहीं सुन पाया। तो ये शिक्षा जो गर्भ की या गर्भ से पहले की है, वो माता पिता के थ्रू ही गुरु उस बच्चे तक या उस जीव तक पहुंच सकता है। अगर माता पिता का कोऑपरेशन ना हो तो चैलेंज है। और आज के समाज में अगर देखा जाए, तो आप सब लोगों ने गौर करके देखा होगा कि नंबर ऑफ मेंटली और फिजिकली चैलेंज पीपल टेकिंग बर्थ इज इंक्रीजिंग एवरी डे। उसके बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि हमारे जो न्यूली मैरिड कपल्स हैं वो अवेयर ही नहीं है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संतान के प्रति क्या है, गर्भ धारण कैसे करने हैं, और अगर धारण हो गया तो उसकी सेवा कैसे करनी है, हाउ टू क्रिएट द जीनियस इन द मदर्स होम इटसेल्फ इज ए प्रॉपर टेक्निक। और इस पे काफी काम हुआ है, बहुत सारे गुरुओं ने अलग अलग तरीके से काम किए हैं, अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो कर रहे हैं हिंदुस्तान में। उसको दोबारा जिंदा रखने के लिए उसका प्रभाव क्या होगा, कि वो अगर बच्चा बाहर आता है, घर में ठीक तरह से उसको ज्ञान की प्रथा दी गई होती है, तो कम से कम 4 या 5 भाषा सीखने की क्षमता उसके पास होती है। और 3 साल की उम्र तक, जब तक उसकी उम्र 3 साल होती है, अगर शुरू से ही गर्भधारण से पहले ही से उसका केयर किया गया सही तरीके से, तो 4 5 5 भाषा में पारंगत एटलीस्ट अपनी जीवन शैली के लिए कॉम्पिटेंट हो जाता है। उसमें जो मेरा अनुभव है कि संस्कृत को बहुत जोर दिया गया है, क्योंकि संस्कृत भाषा को देव भाषा भी कहा गया है। फिर देव की हम किसी और परिभाषा में नहीं जाएंगे, लेकिन एक मानव जो अच्छे से अच्छा आचरण करता है उसी को हम देव बोलते हैं। तो संस्कृत के जितने शब्द हैं, अक्षर हैं, वो देखने में लगता है कि अक्षर है, शब्द है, लेकिन उसका वाइब्रेशनल इफेक्ट होता है उस इंसान के शरीर के ऊपर, मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर। बहुत सारे बच्चों पे देखा गया है कि जब माँ के थ्रू संस्कृत का वातावरण दिया गया है तो उसका प्रोनाउंसिएशन बहुत ही ऊंची क्लास का होता है। और सिर्फ 3 ही या 5 भाषा नहीं, वो कोई भी दुनिया की भाषा सीखने की क्षमता रखता है, जिज्ञासा उसके अंदर आ जाती है। और गुरु का सबसे बड़ा काम यही होता है कि सिखाना नहीं है, सीखने की जिज्ञासा और सीखने का वातावरण तैयार, जिसमें बच्चा फिक्स नहीं होता है किसी भी चीज के लिए, उसके ऊपर कोई शेड्यूल नहीं डाला जाता है कि तुमको इस समय ये करना है। लेकिन वो जिज्ञासा इतनी होती है कि वो अपने आप से डिसाइड कर लेता है कि मुझे किस समय क्या करना है। बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हैं, बाद में जिसको जिसको जरूरत पड़ेगी हम लोग दिखाएंगे कि क्या हो रहा है। अब बच्चा अगर 3 साल का 5 साल का हो जाता है तो उसकी शिक्षा कैसी होनी चाहिए, 5 साल से 8 साल का हो जाता है तो कैसे होनी चाहिए। लेकिन
ये गर्भ से लेके 8 साल तक अगर देखा जाए तो ज्यादातर माता पिता के हाथ में है। समाज के लोग या टीचर्स का रोल उसके बाद ही आता है। तो अगर हम कुछ भी समाज में परिवर्तन करना चाहते हैं, एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं, तो ये गर्भ वाला पार्ट और अर्ली एजुकेशन 8 साल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि इस उम्र में 0 to 8 ईयर्स में 50% हमारा एडल्ट इंटेलिजेंस, जिसको बोलते हैं IQ प्लस EQ, ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद ओपनिंग बहुत कम रहता है। ज्यादातर हम लोग कंसर्न होते हैं कि बच्चे को सिलेबस, बच्चा अच्छा नंबर लाए, बच्चा मेरिट में जाए। अगर शुरू में हमने काम नहीं किया है तो काफी डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन हम लोगों ने इसको देखा कि शुरू से काम करते करते उन बच्चों को, हेलो उप्रीति जी प्लीज, हाँ, तो हम लोगों ने जो देखा कि जिन बच्चों के साथ गर्व से काम किया गया है वो तो बहुत आसानी से सब कुछ पिकअप कर लेते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स भी उनको सहयोग करते हैं। मेरी प्रणाली भी की हुई है ट्रेन टीचर्स की। लेकिन वो बच्चे जिनको गर्भ संस्कार से नहीं मिला और ये नॉर्मल एजुकेशन को कर रहे हैं शुरू से, उनको भी देखा गया है कि जिन बच्चों का एवरेज इंटेलिजेंस ओके है, मतलब जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है किताबों में वो समझ पाते हैं अगर अपने से पढ़ के, तो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम हम लोगों ने डिजाइन किया जिसमें 40 दिन के अंदर खेलते खेलते एफर्टलेस वे में जॉयफुल रीडिंग, और 40 दिन में अपना कंप्लीट सिलेबस बच्चे पूरा करते हैं अपने आप। टीचर्स वहाँ पढ़ाते नहीं है, टीचर सिर्फ अटेंडेंस पे रहते हैं, एक गाइडेंस देते हैं, एक एनवायरमेंट क्रिएट किया जाता है जिसमें बच्चे इंथुजियास्टिकली प्ले मेथड से अपना सिलेबस 40 दिन में कंप्लीट करते हैं। उसके बाद बाकी के 325 दिन हो सकता है तो कोई हायर किताबें पढ़ें, कुछ हायर नॉलेज लें, वर्ल्ड अराउंड टूर में जाएं, एक्सपीरियंस लें, और 15 या 20 मिनट डेली रिवीजन करें। प्लस अपनी जीवन शैली को प्राणायाम मेडिटेशन जो जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है उसमें रेगुलर रहें। और उन बच्चों का रिकॉर्ड देखा गया है, अभी हजारों बच्चे इस तरह से पैदा हुए हैं कि वो 10 आउट ऑफ 10 बोर्ड एग्जाम में आराम से लाते हैं। उसके बाद ज्यादातर वो बच्चे जो 10 ऑफ 10 ला रहे हैं, अभी तक का हम लोग का एक्सपीरियंस है कि ये वर्ल्ड के जो नॉर्मल शिक्षा पद्धति है जिसमें मुझे IIT जाना है, IIM जाना है, उसे वो बाहर आ जाते हैं कि नहीं मुझे इसमें नहीं जाना है, मुझे इसमें कुछ नया करना है इस समय समाज में। अभी वो बच्चे करने के कंट्रीब्यूशन में आए हुए हैं और कर रहे हैं बहुत जगह, वो भी दिखाया जाएगा। अब कुछ ऐसे बच्चे हुए कि जिनके हम 10th तक नहीं टच कर पाए, अपनी सर्विस में आ गए, कोई UPSC की तैयारी कर रहा है, कोई स्टेट लेवल की तैयारी कर रहा है, जो भी कैरियर में, उनके लिए अलग डिजाइन किया है हाउ टू शार्पन देयर ओन इंटेलिजेंस, हाउ टू शार्पन देयर ओन पोटेंशियल। लेकिन उसके साथ साथ ये आत्मज्ञान या अध्यात्म ज्ञान जिसको कहते हैं कि मैं कौन हूँ, वो इम्पोर्टेंट पार्ट है। उसके बाद ही कुछ जो हम लोग समझते हैं कि गुरुकुल शिक्षा प्रणाली जो आज के युग में मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लेते हुए, एंशियंट नॉलेज को लेते हुए समाज में कंट्रीब्यूट कर सकता है। हम लोग अपने शब्दों में बोलते हैं क्रिएटिंग वर्ल्ड लीडर्स। फिर लीडर्स की परिभाषा, आज जो परिभाषा है उससे हम थोड़ा अलग देखते हैं, वो एक अलग सब्जेक्ट की जरूरत है तो बाद में बात करेंगे। तो इस तरह से पूरी शिक्षा पद्धति जिसमें अध्यात्म बेस है, और हमें लोग नहीं, बहुत अलग अलग तरह के लोग जो हमारे पास लिस्ट है कि कौन लोग कहाँ पे किस तरह से काम कर रहे हैं। कोई 2.5 साल के बच्चों पे काम कर रहा है, कोई 5 साल के बच्चों पे काम कर रहा है, कोई 14 साल के बच्चों पे काम कर रहा है। अगर हम लोग को कुछ करना है तो मेरे अनुसार सबसे पहले ये तय करना है कि हम कहाँ और क्या करना चाहते हैं। जैसे जो लोग कर रहा है वो अपने अपने स्थिति में कर रहा है, लेकिन हम लोग जो यहाँ एक्टिविस्ट इकट्ठे हुए हैं, सबसे बड़ा तो यह है कि जो जिस गांव में या जिस ब्लॉक में अपने गांव को या अपने ब्लॉक को पूरी डेवलप करना चाहता है, वो हाथ खड़ा करे कि मैं यहाँ करना चाहता हूँ।
फिर वहां के लोगों से बैठ के बात करना है कि वहां के लोग क्या सोच रहे हैं शिक्षा के बारे में। क्या वहां के माता पिता, जैसा हम लोग एक न्यू डिजाइन कर रहे हैं कि जिसमें गवर्नमेंट के सारे सिलेबस को हम फॉलो करेंगे, लेकिन एडिशनली अध्यात्म को हम उसमें जोड़ के रखेंगे। जो आज हम कह रहे हैं प्रकृति का ज्ञान, गौशाला, खेती, जो जीवन से रिलेटेड सब कुछ हम कैंपस के अंदर है, उसको आइसोलेशन में हम सिर्फ शिक्षा किताबी नहीं दे रहे हैं, संपूर्ण ज्ञान दे रहे हैं, संपूर्ण प्रैक्टिस का उसके पास साधन है। उसको अब ये सिखाना नहीं है कि गाय क्या होती है और गाय की सेवा में रहने से क्या होता है। वो बचपन से ही उसी वातावरण में है और उन्हीं के साथ खेल रहा है। कृषि क्या होता है, अपना घर बनाना क्या होता है, अपना कपड़ा बनाना क्या होता है, अपने को अपने पैरों पे खड़ा रखना क्या होता है, सेल्फ सस्टेनिंग जीवन कैसे क्या होता है। तो एक तरह से कंप्लीट जीवन शिक्षा जो जरूरी है आज के जमाने में, जिसमें आपका कंप्यूटर हो, टेक्नोलॉजी हो, एडवांस वर्जन हो, एआई का यूज करते करते एआई को मास्टरी कैसे करना है, ये सब कुछ इंक्लूड होना जरूरी है। लेकिन जहां भी काम करना है वहां के पेरेंट्स को शामिल करके ही ये काम किया जा सकता है। अदरवाइज हम लोग एक गुरुकुल स्थापित करेंगे और वहां के पेरेंट्स अगर उसे एग्री नहीं करते हैं तो वो अपने बच्चों को भी नहीं डालना चाहेंगे। या हम लोग मिलकर कुछ और कर रहे हैं इन्वायरमेंट में, क्लोज इन्वायरमेंट में, और बच्चे जो माता पिता के साथ इंटरेक्शन करते हैं तो कॉन्ट्रास्ट शुरू हो जाता है। तो जो कुछ भी हम करना चाहते हैं वो पहले हम लोग क्लियर हो जाए, क्या करना है, कैसे करना है। हर चीज की ट्रेनिंग मॉड्यूल डेवलप हुई पड़ी है, लेकिन वो व्यक्ति कौन सा होगा जो ट्रेनर होगा, उसकी रीट्रेनिंग करने की जरूरत है। एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन जिसमें टीचर्स को ट्रेन किया जा रहा है वो सफिशियंट नहीं है। उसको रिट्रेन करना, रिव्यू करना, रीचेक करना और बार बार उसको रिफॉर्म करने का मौका देना, क्योंकि अध्यात्म ही एक मूल चीज है जो मिस कर रही है इस धरती पे इस समय। कुछ लोग अपने आध्यात्मिक ज्ञान में सेपरेटली चले जाते हैं, वो दुनिया से बाहर निकल जाते हैं। हम लोग को दुनियादारी की नॉलेज से आध्यात्म की नॉलेज से जोड़ के चलना है, जिसमें पेरेंट्स का सहयोग बहुत जरूरी है, ये बार बार मैं इंसिस्ट करता हूँ। और अगर हमने शिक्षा को सिर्फ शिक्षा, स्कूली शिक्षा नहीं, एक इंसान को अपनी जिंदगी को पूर्णतः जीने के लिए, एक पूर्ण मानव की तरह जीने के लिए सबके लिए अरे कल अरेंज। मुझे याद दिलाना। अग्रवाल, पीसी अग्रवाल जी, तीसरी कहानी। पीसी अग्रवाल जी, हेलो। हेलो। हाँ, कोई बोलना चाह रहे हैं प्लीज अभी थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए, आपको मौका दिया जाएगा। अ, अभिषेक जी, मैं सोच रहा था कि एक इंट्रोडक्टरी मेरे दिमाग में जो है गुरुकुल को लेके मैं अपना स्टेटमेंट दे चुका हूँ। अगर आनंद जी आ चुके हैं या जी शास्त्री जी हैं जी तो जी। किसी को इनवाइट कर शास्त्री जी सकते हैं। जुड़ चुके हैं, शास्त्री जी शुरू से जुड़े हुए हैं। तो मैं बिल्कुल, तो शास्त्री शास्त्री जी जी से अगर रिक्वेस्ट इसको आगे करूंगा, बढ़ाएं, हाँ शास्त्री जी आगे बढ़ाएं जो। आई रिक्वेस्ट मिस्टर एम जी शास्त्री टू प्लीज कम एंड present your presentation regarding your Gurukul, मिस्टर एम जी शास्त्री। यहाँ पर ज़्यादातर लोग हिंदी बोलने समझने वाले हैं। अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो हिंदी में बोल सकते हैं, नहीं तो हिंदी इंग्लिश मिक्स कर सकते Okay. हैं। मिस्टर शास्त्री। शास्त्री जी, अभी जो श्री जी ने Okay. जो कहा, शास्त्री Yes. जी। Thank you. हेलो शास्त्री जी। Okay. Hello. Yes, yes. Tell me, sir. हाँ, वट एवर बोलिए। श्री जी हैज स्पोकन आई थिंक यू कुड अंडरस्टैंड, नो प्रॉब्लम। I can understand अदरवाइज Hindi विल and also अदरवाइज विल कम्युनिकेट सेपरेटली। You go ahead independently the way you feel like. Thank you, sir. okay. Okay. I will be अभी कोई, comfortable in both हाँ, Hindi and English wherever, you it know. is better you continue in Hindi because most of us are Hindi speaking. Okay. Uh, 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 And अब से कुछ चलेगा, मिनट के ठीक लिए है। मैं ऑफ, हाँ कुछ मिनट के लिए मैं लिसनिंग पे रहूंगा। डोंट कॉल मी टू टॉक, कुछ मिनट के लिए। Yes. Yes. Okay. Namaste. Namaste, everyone. Thank you for the opportunity. See, the objective of the Gurukula is Swastha Bharata and Swastha world, Jagat, whole world.
And here, 4 Vedas and 64 Vidyas are taught, along with whatever is required for language skills development, logical skill development, and mathematical problem solving skills development of the children. So, first of all, Upanayana Samskara will be given to every children at the you know very early stage itself. And there would be Yagashala, and every day Yaga Yajna is performed 3 times. There would be Goshala with minimum of 108 cows. There would be agriculture and horticulture. There would be shops and supermarket for selling the horticulture and other products from the school. And training in some of the skills required for these shops, commercial, these things will also be given. Medicinal herbs and will be a medicinal herbs culture will be there. Every day there would be yoga, pranayama, and dhyana. And sports, both indoor and outdoor sports, including swimming, horse riding, everything, and the chess, indoor chess, games as chess. And there would be bhajan every day in the evening. So this is the broad this thing of the Gurukula. And if we go in detail, the Vedas are the basic things that are, taught. And there is a belief, and I believe, and everyone believes, that Vedas, in 4 Vedas, there is solution to every problem, human problem. So it is basically taught to everyone. And the skills required for a development of every child from its childhood. That is the language skill and the mathematical skill, reasoning skill, analytical skill, problem solving skills will be taught through language, maths, and complex problem solving. Whichever, whichever has to be designed, it will be designed and that will be taught. That is how it is. And so that the child become the best citizen first of this country, and as a and the best citizen of the whole world, not only this thing, of the whole society. See, that is the whole idea, and this is our ancient idea, most ancient one, without having, any discrimination of gender, whether it is male or female, or having no discrimination of religion, whether it is Hindu, Christian, Islam, Jain, Parsi, Bauddha, or anything of that kind. Everyone will be given Upanaya Samskara because it is a universal Samskara. Of all the 16 samskara, Shodash samskara, out of that, this is the most important samskara, especially for education and to develop as a human being first, and then everything comes. Then, whether you are a IAS, IPS, IFS minister, or whatever it is, or a technician, doctor, engineer, or something. Before that, one becomes a human being. It is said in scriptures throughout, and that is practiced here. And that is why Upanayana Samskara is given to everyone, irrespective of their background. And there will not be any discrimination of social status also in the schools. And everyone will be treated equally. Like in the Gurukulas, Raja was also treated well, and everyone else was also treated equal.
In the same way, this is carried out in the Gurukulas. And Yagashala, every child will be taught how to do yajna and this thing. This is a basic skill, both Antar yajna as well as the Habir yajna. And Goshala is a must, and it is part of our life. It is without say it goes that we should have cows, and it is part of our life. And agriculture and horticulture is also part of our life. Sorry, anybody want to speak? Say something. Can I continue? Hello, am I audible to everyone? Yes, yes, you are audible. Abhishek ji, am I audible? Yeah. Yes, Can you I are go audible. ahead? Yes, yes, please. Yeah, thank you. Yeah, in the same way, see, cows are indivisible part of our life. Without that, there is no activity at all. You know, this basic thing that we have forgotten and gone far off. So this is with an intention also to have socio-economic transformation, so that we require Goshala for a school. It is a must. And agriculture, you know, we may have tons of money, but if we don't have the rice and chawal and godi or ragi or jawar to eat, then we can't. And if we don't have proper samskara to live, then there is no use. That is why, you know, we should have agriculture and horticulture along with this. And it is, there will be training for the students in each agriculture and horticulture here. And it is a basic training. And if anybody wants to specialize, then specialization will also be there. And shops and supermarkets will be there in the towns. In a small place, it is part of the school, wherein these agriculture, organic, completely organic agriculture products will be sold Mr. in Sakshi, there is some these network shops and disturbance. supermarkets. Your They voice will is not also fund audible. the schools and the schools. And training will also be given, inculcated to the students in marketing, processing of the products, agriculture products will also be given. And some, okay, audible. Okay, what can I do? Hello, Yes, yes. hello. Please go ahead. Please, please. Am I Please. audible Yes, now? yes. You are audible. You are audible. Abhishek ji, am I audible now? You Hello, are everyone. audible. You are audible. Audible. There is signal, full signal. Yes. And given, and medicinal plants and herbs culture will also be there, because it is part of physical health, and it is also part of every student. Yeah, every students. Yeah. Okay, thank you. So it is for every student. Oh, I am speaking now. I hope. Yeah. Yeah. Yes, yes. Medicinal Please, please. plant culture will also be there, because it is part of physical health,
and it is required for the society also, and for for the later part of their life of the students and to the society. मिस्टर शास्त्री, uh, कुछ नेटवर्क का इशू है उनकी तरफ से, इसकी वजह से वो डिस्कनेक्ट हो गए, क्योंकि ये एक गांव में रहते हैं। मिस्टर शास्त्री, श्री जी, थोड़ा सा आप वो करिए, क्योंकि अभी मिस्टर शास्त्री का कुछ नेटवर्क इशू है, इस वजह से वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। श्री जी। जी अभिषेक, जस्ट नाउ मेरे यहाँ भी चैलेंज हुआ है, शास्त्री जी की आवाज गई उसी समय। देयर इज नो करेंट एट ऑल। एनीवे, डोंट वरी। गांव में रहने का ये मजा है कि प्रकृति आपके साथ अच्छे अच्छे खेल खेलती है। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों के पास? जी जी, आ रही है, आ रही है। हाँ। तो जीवन शिक्षा वही है कि हर तरह के चैलेंजेस को हम हंसते खेलते कैसे पार करना। मनुष्य जीवन जब है तो पूर्णता में जीवन जीने के लिए है। अगर हम पूर्णता में नहीं जी पा रहे हैं तो इसका मतलब कि सार्थक मनुष्य जीवन को समझ नहीं पाए हैं। हमारी वैदिक शिक्षा कह लीजिए, गुरुकुल शिक्षा कहिए, सबसे पहले फोकस होता है पूर्ण मानव को। तो चीजें हम लोगों के अंदर संकल्प थी कि जो बच्चा गर्भ से ही हमारे साथ है, 28 साल तक हमारे साथ रहेगा, 28 साल के बाद उस दुनिया में कहीं भी जा सकता है, एज वर्ल्ड लीडर टू गाइड द होल वर्ल्ड। हम लोग का मॉडल है नॉट फोर्सिंग एनीथिंग, इंस्पिरेशनल मॉडल। जैसे सब कुछ जो स्वामी जी बोल रहे थे, उपनयन भी हम करते हैं, पूरा रिचुअल्स करते हैं, लेकिन नथिंग फोर्स। अगर 4 श्री जी, बजे आपका भी आवाज क्लियर नहीं है। अंतरंग जी, मैं अभी आपसे अनुरोध करूंगा, शुरू करिए आप। अंतरंग जी। जी जी जी, एक मिनट दीजिएगा जरा। जी। शास्त्री जी, आप जुड़े हैं क्या? आप आप जो आपका रिमेनिंग पार्ट था उसको कंप्लीट कर लीजिए। मिस्टर शास्त्री, प्लीज कंप्लीट योर रिमेनिंग पार्ट, because of your poor network. हेलो मिस्टर शास्त्री। मिस्टर शास्त्री, अभी जो गुरुकुल की बात हो रही है, इसमें दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। जो हमारी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था है, करंट एजुकेशन सिस्टम है, उसके आ, Okay. जो ड्रॉबैक है, मिस्टर शास्त्री। यस। Yeah, yeah. Okay, I can hear now. Yeah, I am able to hear you. Yeah, I am able to hear you. I am there. I am there. Can you hear me? Yes, yes, I am able to hear. अंतरंग जी, आर यू रेडी टू जी, आई एम प्रेजेंट? रेडी। या आई एम रेडी। यस यस, प्लीज स्टार्ट। नित्यानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम विश्वतीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादिलक्षणम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वादि साक्षीभूतम भावतीत त्रिगुणरहितम सद्गुरु त्वं नमाम्यहम्।
तो गुरुकुल की परिकल्पना के लिए हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि गुरु जो शब्द है वह शब्द ही ब्रह्म है। और कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। तो हमें ब्रह्म को समझना है कि ब्रह्म, आगे लाइन में कहते हैं कि आनंदम ब्रह्मित्या हो, यानी कि ब्रह्म ही आनंद है, आनंद ही ब्रह्म है। तो पहले तो यह हो गया कि गुरु ब्रह्म है, गुरु विष्णु हैं, गुरु महेश हैं। तो यहाँ ब्रह्म हमें व्यवहारिक रूप से अगर प्रैक्टिकल देखा जाए तो प्रैक्टिकल ये है कि गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश का अर्थ यहाँ कि वो क्रिएशन, यानी अंग्रेजी में उसको जनरेशन ऑपरेशन डिस्ट्रक्शन, यानी कि जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रॉयर, यानी जो नेगेटिविटी है उसको डिस्ट्रॉयर के रूप में यहाँ पर समझा जाए, और जो पॉजिटिविटी है क्रिएट करना है वह क्रिएटिविटी के रूप में इसको समझा जाए। तो इसीलिए ऐसे जो सिस्टम है उस सिस्टम में हम जो व्यवस्था चलाते हैं उस व्यवस्था को हम गुरु कहते हैं, गुरु को गुरु कहते हैं। उस व्यवस्था में को चलाए जाने वाली जो कॉन्शसनेस है, जो चेतना है, उसके हम गुरु कहते हैं, विचार के रूप में या व्यवस्था के रूप में। और उस पूरी सिस्टम को हम गुरुकुल कहते हैं। और दूसरी बात, जब इसे हम कहें कि यह ब्रह्म है तो फिर ब्रह्म का मतलब है कि शिव शक्त्यात्मकम ब्रह्मा, या पुरुष और प्रकृति मिलकर ब्रह्म होता है। तो पुरुष का मतलब यहाँ कॉन्शसनेस हो गया, प्रकृति का मतलब पंचमहाभूत। तो पंचमहाभूत का जो यहाँ पर व्यवस्था है उस व्यवस्था में अभी हम लोगों को यह समझना है कि इस पंचमहाभूत व्यवस्था में आज जो विकृति हुई है वो विकृति इसलिए हुई क्योंकि जो मनुष्य है वह मनुष्य अपनी जो जो उसकी जो समझ है, यानी जो शिक्षा व्यवस्था है, समझ से जो समझ जो देती है वह समझ उसको प्रकृति के साथ जोड़ने वाली समझदारी उसके जीवन में नहीं नहीं रही। और इसके कारण क्या हो गया कि वह व्यक्ति अंत में जो व्यक्ति निर्माण का जो कार्यक्रम था वो प्रकृति विमुख हो गया। और प्रकृति विमुख होने के कारण आज आप देख रहे हैं क्या हो गया स्थिति। और इसको करने के लिए जो आपको पता ही वो कहानी कि हमारी गुरुकुल व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए लास्ट में हमारे लॉर्ड मैकॉले वाली जो 1835 का सर्वे है जिसमें कि उन्होंने शिक्षा और संस्कृति को बदलने का पूरा एजुकेशन पॉलिसी ये कर दिया, जिसके लिए आज यह हालत है कि जो आज़ादी के बाद हमारी जो भी सरकार रही इस देश में, उस सरकार को आज ये हालत हो गई कि उस सरकार को तो वो तो उन्होंने तो गुरुकुल शिक्षा को तो स्वीकार नहीं किया, लेकिन जो बाद में जो धर्म की सरकार जो आई वह भी नहीं कर पाई। कारण क्या है इस पर विश्लेषण मैं नहीं करना चाहता क्योंकि राजनीतिक बातें हो जाएंगी। बात यह है कि जो अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बना है वह न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का वह भी अभी आज 2025 हो गया और इम्प्लीमेंट होता हुआ दिख नहीं रहा, क्योंकि यह काम सरकार बहुत मुश्किल है। सरकार से के ऊपर हम उम्मीद करें तो कैसे करेंगे, सरकार को तो हम ही बनाते हैं, इसीलिए हम लोग क्यों ना करें। तो हम लोग कैसे करेंगे उसके लिए यहाँ पर एक छोटी सी योजना हमारे मन में है। वह योजना यह है कि, और हमें लगता है कि सभी लोग इस बात से सहमत होंगे कि जो लोग भी हम लोग यहाँ पर आज बैठे हैं और जो लोग भी हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से सुनेंगे यूट्यूब चैनल से या आपस में चर्चा के बाद, वह इसको समझ लें कि जितने भी आचार्य हुए और ईश्वरीय जो तुल्य हुए, या शिव हो या कृष्ण हो, राम हो, या फिर उसके बाद आचार्य चाणक्य हुए, और उसके बाद श्रृंखला बनी हुई है, जो भी हुए उन लोगों ने एक चीज जरूर किया, वह है कि जो केंद्र है उस केंद्र को मजबूत करना है, और वह केंद्र है शरीर, हमारे व्यक्तित्व। तो सबसे पहला जो शरीर का जो काम है
गुरुकुल शिक्षा पद्धति के लिए पहला हुआ है कि आत्मनम रथिनम विधि शरीरम रत्मेव तु बुद्धिन तु सारथि विधि मनः प्रग्रह। इसीलिए गुरुकुल में सबसे पहला चीज ये होना चाहिए कि शरीर को हमको ठीक रखने के लिए हम क्या उसकी योजना है, क्या सिस्टम है। तो उसके लिए योग और आयुर्वेद है, और योग आयुर्वेद में भी उसके साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें शरीर मन आत्मा तीनों का सामंजस्य है, और यह धर्म से जुड़ा। इसलिए धर्म की व्यवस्था को समझना और समझाना, और उसके बाद फिर समाज और प्रकृति। तो समाज और प्रकृति के बीच में एक चीज और आ गया, परिवार। तो परिवार, शरीर और परिवार, उसके बाद समाज, प्रकृति, ये सारी व्यवस्था ये विश्व ब्रह्मांड के साथ, ब्रह्म के साथ पूरे अस्तित्व में, सह अस्तित्व में व्यवस्थित है। तो इसको हम लोगों को स्थापित करने की जो ज्ञान है वह गुरुकुल में देने की इस पूरी परिकल्पना और व्यवस्था होनी चाहिए। उस व्यवस्था में समाज को अगर हम लोग ले लें तो समाज में जो मिनिमम इकाई जो बनती है वह बनती है ब्लॉक। तो ब्लॉक लेवल प्लानिंग का कार्यक्रम हो, और ब्लॉक लेवल प्लानिंग में एक गुरुकुल अगर कम से कम एक ब्लॉक में बन जाए तो हमारा काम हो जाएगा, और वहां से शुरुआत हो जाएगी। और धीरे 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 जहां पर सघन क्षेत्र है वहाँ हमारे काफी जो गुरुकुल बन सकते हैं। एक ब्लॉक में हो सकता है 10 गुरुकुल बन जाए। तो आज़ादी के पहले जो राजीव भाई बोलते हैं, राजीव दीक्षित जी, तो वह कि हमारे 2 लाख गुरुकुल और हजारों की संख्या में आचार्यों की हत्या हुई, गुरुकुल को ध्वस्त हुआ। एक नालंदा विश्वविद्यालय के लिए तो आज हम इतनी बात कर रहे हैं, लेकिन कितने गुरुकुल खत्म हो गया और फिर हम उसको बना नहीं पाए। तो ये है। तो अंत में मेरी योजना 3 लेवल की है, जो गुरुकुल को हम स्थापित करने के लिए हमने जो लिया हो, मतलब प्रोग्राम जो हम पुरुषार्थ अभियान और फिर हमारी ये जन नीति अभियान के तहत में लीडरशिप की जो हमारी नेतृत्व कार्यशाला के तहत जो करना चाहते हैं वह है कि पहला है कि जो जो भी व्यक्ति हैं वह अपने आप में गुरु है। क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया इस बात को कि ब्रह्म ही गुरु है, और दूसरा गुरुकुल में हमने शरीर को हमने बता दिया। तो हर व्यक्ति योग सीख सकता है, हर व्यक्ति अपने आप में ब्रह्म को स्थापित कर सकता है। हर व्यक्ति अपने ब्रह्म का अर्थ यहाँ पर क्लियर है कि हम यहाँ पर वो ब्रह्मा विष्णु महेश की जो पूजा होती है और उनका तस्वीर की पूजा करते हैं उसकी बात नहीं। हम यहाँ ब्रह्म का मतलब कॉन्सियसनेस है, चेतना है, और वह हमारी प्रकृति के साथ व्यवस्थित में रहने की व्यवस्था है। तो इसीलिए हम लोग अपने आप में पहले व्यवस्थित होने के लिए वह जो हमारे पास जो भी ज्ञान है उसको हम ट्रांसफर करें। तो हमारे 4 लेवल्स, हमें 4 गुरु मिले मिले हैं मुझे। वह मतलब मिलते हैं समाज में, सब है। वह पहले हैं जितने भी आचार्य हैं, चाहे वो योगाचार्य हों, आयुर्वेदाचार्य हों, पंडित हों, पुरोहित हों, महामंडलेश्वर हों, जिन्होंने भी कुछ भी आध्यात्मिक ज्ञान ज्ञान जो प्राप्त किया है वो और जो इस हमारी जो धर्म की जो संस्कृति है, धर्म का अर्थ है यहाँ भगवत धर्म, सनातन धर्म से है मेरा हाल, जो हिंदू धर्म से। तो ये धर्म की जितनी भी संस्कृति है उसको उसके लिए कुछ कर रहे हैं जो लोग भी आचार्य हैं, वह सारे आचार्य को इस गुरुकुल व्यवस्था के लिए उनका जो भी गुण है, ज्ञान है, उसको प्रसारित करें। एक सिलेबस हम लोग प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, उस सिलेबस को उनको हम लोग आदान प्रदान करके उसकी एक छोटी ट्रेनिंग हो सकती है, तो वो लोग उसको करें। और उनको जहाँ भी जो मिलता है उनका स्थान, वो जहाँ रहते हैं, चाहे वो अगर कोई आचार्य का योगाचार्य है तो योगा सेंटर है, या जिन लोगों को भी योग सिखाने जाते हैं उनके बीच में वो जाते हैं, तो वो ये गुरुकुल वाली बात करें। और मैं करता रहता हूँ, मैं जहाँ बैठा हूँ यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले वो हमारा सत्संग समाप्त हुआ, और हम रोज गुरुकुल की बात करते हैं बुजुर्गों के साथ, क्योंकि एक हॉस्पिटल है आयुर्वेद की, जीवाग्राम। तो इसीलिए यहाँ पर हम सीनियर सिटीजन से निवेदन। तो हमारा दूसरा जो जो गुरु है, दूसरे जो गुरु हैं हमारे, वो हैं सारे सीनियर सिटीजन्स। तो सारे सीनियर सिटीजन्स तो रिटायर हो चुके हैं, अब उनके पास बहुत समय है, और सबके पास कुछ ना कुछ अनुभव है।
सब लोग कुछ ना कुछ रामायण, महाभारत, भगवत गीता जानते हैं। तो कोई हनुमान चालीसा तो सब लोग जानते हैं, उसी को विश्लेषण करके समझाएं तो ये वो काम कर सकते हैं। अब तीसरे जो गुरु हैं हमारे, वो है हमारी माताएं। जो भी माताएं हैं वो सारे माताएं हम लोग उनको भी हम लोग गुरु के रूप में, वो तो बच्चे को पालते ही, वो तो पहले गुरु हैं। और चौथे हैं हमारे जो ये जो इस व्यवस्था को ही चलाते हैं, तो उस तरह से हैं। तो ये चारों लोग हैं जो, मतलब जो लोग गुरु का ट्रेनिंग ही लिए हुए हैं और उस तरह से उन लोगों को आचार्य ही बने हैं, जो ज्ञान आदान प्रदान करने के लिए वो लोग हैं। अब इसमें होगा कैसे, उसको एक लेवल है कि ऑनलाइन हम लोग कर सकते हैं। ऑनलाइन में हम लोग एक ये जितना छोटा सा मोबाइल है हमारे पास, वो मोबाइल काफ़ी है। और उस मोबाइल से हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग मोबाइल से क्लासेस ले सकते हैं। हमारे जो जो श्रोता हैं वो कोई भी हो सकता है। और बच्चे हैं जो स्कूलों में, जैसे हम अभिषेक भाई के साथ, अभिषेक भाई जो कोशिश कर रहे हैं कि सारे स्कूलों में इसको हम लोग शुरू करने के लिए वह करें, और अलग अलग सिलेबस को उन्होंने डिजाइन किया हुआ है, तो वो करें। दूसरा जो है वह है कि ऑफलाइन में जो जहाँ रहते हैं वो अपने सोसाइटीज में जहाँ जो जाते हैं वहाँ पर ये सिलेबस, एक प्रेस्क्राइब सिलेबस के माध्यम से वो लोग इसको ये कर लें। ठीक है, तो एक ये हो गया। और इसके बाद अ, आपका तीसरा है, जो तीसरे चरण पे जो हम लोग काम कर सकते हैं, वह तीसरे चरण का काम ये है कि हम लोग के पास, जिनके पास भी जगह है, जमीन है, कुछ एस्टेब्लिशमेंट्स बनी हुई है, रूम्स बने हुए हैं, गौशाला, क्योंकि गुरुकुल के लिए आपको 5 चीजें चाहिए। जो जो एस्टेब्लिश गुरुकुल जो हमारा, जो जो हमारे इतिहास में था गुरुकुल जमाने में, वह एक गौशाला चाहिए। और वहाँ पर गौ आधारित आयुर्वेदिक कृषि, जिसको आज के मॉडर्न युग में ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं, मैं उसे आयुर्वेदिक कृषि कहता हूँ, गौ गौ आयुर्वेदिक कृषि, वह है। और तीसरा तो आपका ग्रामोद्योग, क्योंकि जो हम कृषि में उत्पादन करते हैं उसे कच्चा माल को एक्सपोर्ट ना करें, इसीलिए वहाँ पर वो गुरुकुल में ही सिखाया जाए कि हम किस तरह से ग्रामोद्योग करेंगे। अगर गेहूँ उगाते हैं तो गेहूँ का हम लोग जो दलिया है, आटा है, वो बनाना। हम तिलहन उगाते हैं तो हम तेल बनाना, साबुन बनाना, ये सब हम लोग वहाँ गुरुकुल में सीखेंगे। तो वहाँ पूरा ग्रामोद्योग होगा। जो हमारी जो गौ माता है, जो पंचगव्य है, पंचगव्य का दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र, इसका पूरा जो पथमेड़ा में जो दिख रहा है, या पतंजलि की में जो दिख रहा है, सारी पंचगव्य का उद्योगीकरण हम लोग वहीं करेंगे और सारे बच्चे सीखेंगे, ये होगा। और और उसके बाद आपका फिर ग्रामोद्योग हो गया, और योग आयुर्वेद का और चिकित्सा का पूरा केंद्र होगा, जिसमें चिकित्सा भी होगा और शिक्षा भी होगा, यानी ट्रीटमेंट एंड ट्रेनिंग दोनों होगा। तो हॉस्पिटल एंड कॉलेज जैसे सारे एलोपैथी के हॉस्पिटल्स जो होते हैं, वो कॉलेज भी होते हैं वहाँ, वैसे गुरुकुल में भी ये पूरा कॉलेज और पूरा सीखेंगे बचपन से ही बच्चे, और सारे हर्ब्स का उनको नॉलेज। और फिर उसके बाद अंत में आपका अ, ये सारा चीज स्टैब्लिश करने के लिए आपको समाज से जोड़ना है, तो समाज के साथ उसमें सत्संग, कीर्तन, भजन, आध्यात्मिक, धार्मिक जो कार्यक्रम है, वो सब सब चलेगा। तो इस तरह से ये 3 लेवल का है। लेकिन आजकल क्या होता है, सबका मन तीसरे वाले पे जा रहा है, और उसके लिए फिर एस्टेब्लिशमेंट, जमीन, पैसा, इसकी बात होती है। लेकिन जो ये पहला 2 है, जिसमें एक बहुत बड़ा चीज जो हमारे श्री भाई के साथ आज चर्चा हुई, वो ये कि जो मैं हमेशा से, हम हमारे ऐसे जितने आचार्य हैं वो करते आ रहे हैं कि हम किसी घर में जाते थे ध्यान सिखाने, या कोई किसी को साधना सिखाने, दीक्षा देने, तो हम वहाँ संस्कार की बात करते हैं। और संस्कार शुरू होती है एकदम बिल्कुल वहां से, कि जिसका कि समाज बनना है, परिवार बनना है,
और जिनका परिवार बना हुआ है, शादी हो गई है, तो बच्चे जन्म होने हैं, तो वहां से गर्भ संस्कार, वो संस्कार देना, और फिर उसके बाद बच्चे के जन्म हो जाने के बाद बच्चे को संस्कार देना, और बच्चे को कैसे ये करना है, जीना है। इसमें श्री भाई तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और वो ज्यादा अच्छे से आपको समझा देंगे कि किस प्रकार यह पूरी व्यवस्था को वो प्रैक्टिकली मतलब चला रहे हैं। और हमारी जिस मिशन से मैं आया आनंद मार्ग से, तो वहां पर भी यही प्रैक्टिकली हो रहा है कि हम लोग शिक्षकों को गुरु नहीं मानते, हम लोग टीचर उतने ही काम हम लोग उनका करते हैं, गार्जियंस का मतलब उनके माता पिता का। इसीलिए माता पिता को भी ट्रेनिंग पूरी तरह देने की आवश्यकता है, और इसलिए आचार्यों का काम है कि वह रोज उनके माता पिता से मिले। और इसीलिए हम लोग डोर टू डोर कांटेक्ट रोज करते हैं, रोज शिक्षक उनके घरों में जाना, जिनके घर में भी हम जा सके, और वो करते थे। इस तरह से उनका जो संस्कार परिवर्तन, जो डेवलपमेंट है, वो डेवलपमेंट इतना अच्छा होता है कि प्रकृति के साथ जो हमने 5 जगह पे बोला, वह पांचों जगह पे अपने शरीर में, परिवार में, समाज में, प्रकृति में और पूरे विश्व ब्रह्मांड में एक साथ जीने का सह अस्तित्व में वह होने लगता है। और उसके बाद डेवलपमेंट होने लगता है, और गुरुकुल में आप ऑलरेडी ये सब ज्ञान प्राप्त कर रहे होते हैं, जो आपके प्रकृति के साथ जुड़ करके आपको स्वावलंबी बनाने का काम है, आर्थिक रूप से आपकी व्यवस्था में सब कुछ होने का काम है। और इस प्रकार एक गुरुकुल पूरे ब्लॉक को स्वावलंबी बनाने का, सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगा, और इस तरह से आर्थिक आजादी स्थापित हो जाएगी। और आर्थिक आजादी स्थापित होने के बाद जो ऋग्वेद का यह श्लोक है, संगच्छध्वम संवदध्वम संगो मननसी जानतम देवा भागम यथा पूर्वे संजनाना उपासते समान युवा कुति समाना हृदय निवा समानमस्तु मनु यथा भुव शुशान। यह व्यवस्था स्थापित हो जाएगी, और पूरा विश्व वसुधैव कुटुंबकम, इस यहाँ एक व्यक्ति से लेकर के ब्लॉक लेवल से लेकर के विश्व स्तर पर यह स्थापित। धन्यवाद। जय राधे। धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद मिस्टर MG शास्त्री जी, और धन्यवाद श्री जी। जो अभी हमारे बीच में पिछले 4 महीने में कई सारे साथियों ने अलग अलग मॉडल जिन पे काम वो कर रहे हैं या वो करने की प्रयास में हैं, तो उनमें कुछ मैं नाम लेता हूँ। आचार्य रविंद्र जी आए थे पिछले सप्ताह। संजय भंडारी जी काम कर रहे हैं अल्टरनेटिव एजुकेशन मॉडल पर। श्री राय जी और श्री राय जी की मतलब अर्धांगिनी, उनका नाम मैं बार बार भूल जाता हूँ। उन्होंने पूरा जीवन समर्पित किया हुआ है इस काम पर। आचार्य अंतरंग जी और उनकी अर्धांगिनी, उन्होंने भी पूरा जीवन समर्पित कर दिया इस काम पे। अलका ईरानी जी ने भी बहुत अच्छा इस पर एक प्रपोजल रखा था। स्वामी वेदानंद सरस्वती जी इस पे पूरा जीवन लगा चुके हैं और अपने मतलब एक उम्र के एक उस पड़ाव पे पहुंच गए हैं जहां पर उनको और कुछ नए हाथों की नए खून की आवश्यकता है। मुकेश स्वर्णकार जी का कल इसी पर विषय है। सत्य प्रकाश जी ने भी इस पे कुछ काम किया है, और वो पूरे 40 साल इन सब मॉडलों से जुड़ के और उनसे चीज़ों को बेहतर करने के लिए लगे हुए हैं। MG शास्त्री जी कर्नाटक में इस दिशा में काम कर रहे हैं, और हमारे कई सारे साथी हैं। ये कुछ नाम मैंने नाम गिनाए आ, जो लगे हुए हैं। MG शास्त्री जी ने भी अपनी एक बहुत प्रतिष्ठित जॉब छोड़ी, और फिर इसके बाद वो गुरुकुल और इन सब चीज़ों पे लग गए जाके अपने गांव में। तो एक से एक समर्पित लोग हैं और सभी जुड़े हुए हैं आपस में। एक ये समूह बन रहा है, और समूह था पहले भी था और अब और ये मजबूत हो रहा है। तो ये जो अभी जो पूरे इसके डायमेंशंस निकल के आ रहे हैं कि एक ऑनलाइन तरीके से किस तरीके से हम इसको प्रचारित कर सकते हैं, इन विचारों को, इन ज्ञान को घर घर कैसे ले जाया जा सकता है ऑनलाइन माध्यम से। सोसाइटी और विलेज लेवल पे किस तरह से इसको हम कर सकते हैं, वहाँ के लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करके। जैसे सोसाइटी में जो होते हैं वहाँ के क्लब हाउसेज होते हैं, या फिर वहाँ का जो सामुदायिक भवन होता है,
ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत भवन होता है, तो किस तरह से इसको किया जा सकता है जो उपयोग हो और साथ ही साथ वहाँ पर इन सब चीज़ों को वो हो। तीसरा जो है विद्यालय, जो प्राइवेट विद्यालय हैं, किस तरह से उनको अपने साथ लिया जाए और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर और उनके बच्चों के मध्य में अपने इस पूरे सिस्टम को, एजुकेशन सिस्टम को, ऑल्टरनेटिव एजुकेशन सिस्टम को डाला जाए। फिर चौथा जो है गुरुकुल, जो बने बनाए गुरुकुल हैं या जो नए बनाए जा रहे हैं, उन पर क्या काम किया जा सकता है। एक तो बने हुए हैं जो चल नहीं पा रहे हैं, आज की शिक्षा के दौर में वो पिछड़ गए और वो नहीं हो पाए। और जो वो अ, मतलब नए बनाए जा सकते हैं जिनके लिए जमीन उपलब्ध है। और पांचवा जो है ये गुरुकुल महाविद्यालय, जहाँ पर इसकी हायर एंड और हायर लेवल की एजुकेशन और इसमें फर्दर रिसर्च, क्योंकि हमारी जो संस्कृति रही वो रिसर्च ओरिएंटेड थी। हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत शोध किए, बहुत अनुसंधान किए। अब उनको आज बहुत सारे साथी समझ के अभाव में अंधविश्वास और दकियानुसी बोलते हैं, लेकिन वो उनका शायद ज्ञान की कमी होती है। तो अब ऐसी स्थिति में जो है कि हम जो हमारा पुराना काम हुआ है उस पर नए तरीके से शोध करके और उनको परिष्कृत कैसे करें, उनको और अच्छा कैसे करें, ये पांच मुख्य इसके डायमेंशन दिखाई देते हैं। तो एक समूह भी है और एक इससे संबंधित विषय हैं, जैसे कि गौशाला है, हमारे ब्रिगेडियर राजा राम जी हैं, और कई सारे गायों पे काम करने वाले विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं। इस तरह से जो ग्रामोद्योग है और लघु उद्योग है, इस पर काम करने वाले कई सारे साथी जुड़े हुए हैं। तो एक जो व्यवस्था सी बनाने का प्रयास जो पिछले 4 महीने में हम लोगों ने शुरू किया है, वो बनती दिखाई दे रही है, और इसी को ब्लॉक एडॉप्शन और विलेज एडॉप्शन के फॉर्म में ले आए। तो अब जहाँ पे ब्लॉक एडॉप्शन होगा, विलेज एडॉप्शन होगा, तो वहाँ पे गुरुकुल जैसी व्यवस्था बैठाई जा सकती है। वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ मिलकर इस तरह के कार्यक्रम को चलाया जा सकता है, और साथ ही साथ एक ऐसा तरीका बनाया जा सकता है कि समाज से ही पैसा निकले और समाज को ही लाभ हो। और साथ ही साथ ये जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था की खामियां हैं उनको दूर किया जा सके, और जो वर्तमान में सिर्फ और सिर्फ अर्थ अर्जन का जो शिक्षा माध्यम बन के रह गई है, तो उससे निकलते हुए व्यक्ति निर्माण और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली वो प्राचीन शिक्षा व्यवस्था के तौर पे उसको पुनर्स्थापित किया जा सके, समाज के छुआछूत भेदभाव को खत्म किया जा सके, गरीबी को हटाया जा सके, और समाज में जो आर्थिक असमानता है उसको दूर किया जा सके। इस उद्देश्य और इन लक्ष्यों के साथ ये प्रयास करने इस प्रयास को आगे बढ़ाया जा रहा है। और सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में जिम्मेदारियां लें, काम करें, और मिलकर एक दूसरे का सहयोग किया जाए तो ये चीजें और बेहतर हो पाएंगी। और साथ ही साथ अर्थ के महत्व को निग्लेक्ट नहीं करना है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें करना है। जी। तो इस तरह से ये सारी चीजें जो हैं ये व्यवस्थित की जा रही हैं या करने का प्रयास किया जा रहा है। अब हमें बस दो चीजें पता करनी है कि क्या किसका विशेषज्ञता है, और क्या किस क्षेत्र में कौन काम कर रहा है या करना चाहता है। अगर ये दो चीजें चिन्हित हो जाएं तो एक पूरा एक सिस्टम जो है उसके साथ दिया जा सकता है, और उस सिस्टम के माध्यम से और उस टीम के माध्यम से वो इन सारे विषयों को जमीन पे उतार सकता है। रही बात आर्थिक विषय की, तो आर्थिक विषय के लिए भी समाज से जुड़कर और बाकी अन्य माध्यमों के से इन सब चीजों की पूर्ति की जा सकती है। लेकिन शुरुआत के दौर में जब हम बने बनाए तरीकों से हट के ये काम करेंगे,
तो थोड़ा सा आ, कठिन रास्तों से हमें भी गुजरना पड़ेगा। तो उसका भी पहले से ही हम अपने ध्यान में रखें कि ये सारी चुनौतियों से गुजरते हुए हमको सफलता पानी होगी। तो सभी साथी जो इस काम में लगे हुए हैं, अगर उनका क्षेत्र हमें पता चल जाए कि इस क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो उसी के अनुसार से उनको उनके प्रोजेक्ट के अनुसार, उनके सोच के अनुसार से एक उनको सहायता पहुंचाने का एक सिस्टम तैयार किया जा सकता है और तैयार किया जा रहा है। इसी को ब्लॉक एडॉप्शन, वार्ड एडॉप्शन का नाम दिया गया है। और एक दो पॉइंट इसमें और जोड़ा जा सकता है अभिषेक। हेलो जी जी श्री जी। अभिषेक, एक जी पॉइंट कि कौन कितना समय इस प्रोग्राम के लिए या आगे समाज के लिए देने में सक्षम है अभी। हाँ। और चौथा, उस आर्थिक समाज सेवा में देने के लिए मिनिमम कितनी अभी उसको सपोर्ट की जरूरत है। जी जी। कोई लोग ये सक्षम हो सकते हैं, कोई लोग सक्षम हो सकते हैं जिनको कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं है, और कोई लोग को सपोर्ट की जरूरत हो। ये भी बहुत क्लियर हो जाना बहुत जरूरी है, ताकि हम देख पाए कि किसको हम कहाँ अगर समाज में लगा रहे हैं तो उसको हम किस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं। जी, ये सारी चीजें हैं। एक समूह, ये जितने भी लोग हैं इनका एक ग्रुप बना दिया जाएगा, और चर्चा जो है वहां पर इसको शुरू करके, और जो साथी काम कर रहे हैं उनसे सीखते हुए इसको आगे बढ़ाया जाए, और एक दूसरे की मदद का एक सिस्टम तैयार किया जाए, तो थोड़ी सी गति आ जाएगी। अगर इस तरह का कोई समूह आपने बना रखा है तो उसमें सभी को जोड़िए, अगर नहीं बनाया है तो उसको बनाया जाए, और इसमें डेली बेसिस पे, प्रतिदिन स्तर पर हमको काम करना पड़ेगा। तो ये चीजें जो हैं थोड़ा सा स्पीडी फॉर्म में गति पकड़ेंगी, और साथ ही साथ तेजी से हो पाएगा। सर इसमें मैं तो कुछ इनपुट डालना चाह रहा था। हाँ, हेलो। मैं कुछ इनपुट डालना चाह रहा था। हाँ, देखिए मैं आपको हाँ, बोलिए बोलिए। जी, गुरुकुल के बारे में चर्चा चल रही थी। मैं संपूर्णानंद गुड़गांव से, मैं 2010 से एक एनजीओ चला रहा हूँ, मानव उत्थान मिशन नाम से। हम्म। और मैंने बीटेक किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और उसके बाद नौकरियां की। नौकरियां करने के बाद 2010 में सब कुछ छोड़ के एक मिशन पे लगा था कि किस तरह से, जिस तरह से वो उस टाइम दंतेवाड़ा कांड हुआ था, काफी ये बाद में ये निर्भया कांड हुआ, इस तरह से कई कांड जब हमने देखे समाज के अंदर, तो एक टेक्नोक्रेट होने के नाते से समझ लो, या मैं 92 ऑनवर्ड्स मेडिटेशन के अंदर हूँ तो उस नाते से समझ लो, एक कनेक्ट हुआ कि किस तरह से इन सब बीमारियों को से निजात पाई जा सके। तो हमने इसके ऊपर रिसर्च की और रिवर्स इंजीनियरिंग करके ये पता लगाया कि ये जड़ कहाँ है, गड़बड़ कहाँ हो रही है, जिसकी वजह से एक धनाढ्य भी और धन जोड़ने में लगा हुआ है, एक शक्तिशाली भी और शक्तियां जोड़ने में लगा हुआ है। ये बीमारी शारीरिक नहीं, ये बीमारी सामाजिक नहीं, हमने ये पाया कि ये बीमारी मानसिक है। अब जब ये बीमारी मानसिकता के ऊपर स्तर पर हमने रिसर्च में फाइंड आउट कर लिया, तो उसके बाद हमने रिसर्च की कि मानसिक बीमारी होती क्यों है, और होती है तो उसका निवारण क्या है। तो हमने दुनिया भर के सिलेबस, जो प्राइमरी एजुकेशन के, सेकेंडरी, मिडिल एजुकेशन के, दुनिया भर के सिलेबस ढूंढे, और पाया कि जो ह्यूमन ब्रेन है, वो हमारा ब्रेन तकरीबन 14 साल तक की उम्र तक, मैं 14 साल तक की उम्र तक वो जो ब्रेन है वो फिजिकली डेवलप करता है। जब वो ब्रेन फिजिकली डेवलप कर रहा होता है, 100 ग्राम का ब्रेन लेके बच्चा पैदा होता है और 1.5-2 किलो तक का ब्रेन जब हो जाता है, तो उसके फिजिकल डेवलपमेंट के दौरान, उस बच्चे के ब्रेन की फिजिकल डेवलपमेंट के दौरान जो उसकी ग्रास्पिंग पावर है ब्रेन की, वो सबसे पीक पर होती है।
मतलब पूरी उम्र में सबसे ज्यादा ग्रास्पिंग पावर उस 14 साल तक के बच्चे की होती है। अब 14 साल तक का बच्चा स्कूल में जाता है, गुरुकुल में जाता है, कहीं भी पढ़ने मदरसे में जाता है, ये सब और संसाधनों से किसी किसी तरह से पढ़ने जाता है, या जो बच्चा नहीं पढ़ रहा वो समाज में पढ़ता है। जो स्कूल मदरसों तक नहीं जा पा रहा, वो भी बच्चा पढ़ तो रहा है, लेकिन वो सामाजिक दृष्टिकोण से, आवार व्यवहार से पढ़ रहा है, नजदीकी दृष्टिकोण से पढ़ रहा है। लेकिन जो हमारी मतलब डिफाइंड एक पॉलिसी है पढ़ाने की, 9वीं क्लास में 14 साल तक का बच्चा आता है, और 9वीं क्लास तक का जो सिलेबस आप स्टडी करोगे, 9वीं क्लास तक के बच्चे को हम केवल लैंग्वेज और जमा घटा गुना भाग, इसके अलावा कुछ नहीं फीड कर रहे। पूरी दुनिया में ही एक फिनलैंड एक ऐसा देश मैंने पाया जिसमें थोड़ा सा प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर काम हो रहा है। अदरवाइज पूरी दुनिया में कहीं भी काम नहीं हो रहा प्राइमरी एजुकेशन। आप बात कर रहे हैं गुरुकुल की, तो गुरुकुल की महत्वता के अंदर मैं थोड़ा सा डिफर हूं इस मामले में। कारण क्या कि गुरुकुल में भी पहले तो हमारे को ये डिसाइड करना होगा कि हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है। एक नन्हा बच्चा जो पैदा हुआ है आज के दिन, उसके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है उसके लिए, और उस महत्वपूर्ण को जब वो अचीव कर लेता है तो फिर वो समाज को क्या आउटपुट दे सकता है। यही मेरे ख्याल से हमारा गुरुकुल का भी, स्कूलों का भी कहीं ना कहीं कुछ हिडन एजेंडा यही है कि एक बच्चे को निखार के लाया जाए, उसकी जो उसके अंदर जो महत्व तत्व है उसको निखार के लाया जाए, और उसको निखार के लाके समाज को बेनिफिट किया जाए। लेकिन गुरुकुल में और स्कूल में डिफरेंस जो हमने पाया, तो 3 पद्धतियों में आज तक का समाज हमारा शिक्षित हुआ है। एक आज के दिन स्कूलों से हो रहा है, इससे पहले गुरुकुल से हो रहा था, और उससे पहले स्तुति स्मृति से हो रहा था। स्तुति स्मृति के अंदर हमारा बोल दिया, याद कर लिया, और याद हो गया तो उसको मतलब आगे की पीढ़ी ट्रांसफर कर देती, पिछली पीढ़ी आगे ट्रांसफर कर देती थी इंफॉर्मेशन को। स्कूल के अंदर सुव्यवस्था है, स्कूल के अंदर सुशासन है, लेकिन गुरुकुल के अंदर इससे बढ़कर था कहीं। स्कूल के अंदर हम भौतिकता पे आ गए, मतलब सुव्यवस्था, किताब इधर रखी है तो इधर रखी, सड़क इधर बनी है तो इधर बनी, लेफ्ट में चलना है तो लेफ्ट में चलो, ये व्यवस्था के संपूर्ण पार्ट आनंद है जी, जो। आनंद जी, जी ये प्रश्न है या कुछ आप बात बताना चाह रहे हैं? ये काफी लंबा हो गया ना अभी। समझ नहीं आ रहा है कि किस पॉइंट पे आप इंगित कर रहे हैं। चलो Please मैं give opportunity to Rajaram Yadav and Acharya ji and Alka Narvekar ji, to all of them. जी, तो संपूर्ण जी, Give them एक some 30 सेकंड time में बताइए to क्या क्या कहना चाह रहे speak, हैं आप। please. मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब था कि हमारे बच्चे Abhishek के ji. लिए जो नवजात बच्चा पैदा होता है उसके जीवन में ना गुरु महत्व है, ना स्कूल महत्व है, ना स्तुति स्मृति महत्व है। सबसे महत्वपूर्ण है उस बच्चे के अंदर छिपा उसका मुख्य तत्व जो आनंद है। उसके बच्चे के अंदर इनलाइटनमेंट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और हमारा जो सारा सिस्टम है, चाहे वो गुरुकुल का है, चाहे वो स्कूल का है, चाहे वो स्तुति स्मृति का है, उसकी इनलाइटनमेंट को रोक रहा है। अगर उसकी इनलाइटनमेंट को कोई भी तरीका रोक रहा है तो उसका मतलब ना तो उस बच्चे की समग्र विकसित धन्यवाद, विकास हो धन्यवाद पाएगा, संपूर्ण जी, और ना ही उससे विकास हमारी समाज का हो पाएगा। धन्यवाद संपूर्ण जी, धन्यवाद। जी धन्यवाद। ब्रिगेडियर राजाराम जी, ब्रिगेडियर साहब। जी, सभी को नमस्कार। मेरा कोई अच्छा नहीं है, पॉइंट कोई खास नहीं है, सब कुछ बहुत डिटेल में डिस्कस हुआ है गुरुकुल के बारे में। पर मैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से ये कहना चाहता हूं कि ये गुरुकुल बने, ब्लॉक में बने, गुरुकुल बने, की बात बताई है कि बच्चे को पहले वो जो पेरेंट्स करते हैं उसको खुश रखने की सारी, ये एक अच्छी है।
मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि जो गुरुकुल आपने पद्धति डिस्कस की, वेरी अच्छी की। इसमें अगर जुड़ सके तो वैज्ञानिक शिक्षा, और अभी आप दोनों ने डिस्कस किया, श्री जी ने खासकर डिस्कस किया है कि उसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आर्थिक और मार्केटिंग का ज्ञान भी शायद आ जाए, और इनकी नियमित निर्माण और मूल्यांकन में भी ये ग्रुप कहीं ध्यान दे। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्योंकि गुरुकुल बनेंगे, अच्छी बात है। अब हमें जो आज के स्कूल हैं, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में जो स्कूल है, उनमें जो अभी हमारे समाज की जरूरत है, अभी कुछ छूट गई है, तो उनको भी हम कैसे ऐड करें, जैसे प्रैक्टिकल का ज्ञान है। और हमारा जो आजकल लाइफ इतना डिफिकल्ट हो गया है, इतना एनर्जी जरूरत होती है, और स्वदेश जीवन शैली, स्पेशली जहाँ ऊर्जा की मिनिमम जरूरत हो, और सामाजिक व्यवहारिक समानता, इस तरह का समाज समुदाय की सेवा का भी कहीं ना कहीं ज्ञान जुड़े। और हम इस तरफ भी इस आम जनता के लिए ये भी वो बने, गुरुकुल एक बहुत अच्छा सिस्टम, इसमें भी थोड़ा थोड़ा सुधार से ही तो कहीं लोगों में अवेयरनेस आएगा। ये इस पे आप इस पे कोई भी बोल भी सकता है। ये मेरा रिक्वेस्ट है कि इसमें क्या ये ग्रुप जो बनाया है, जो भी आज के एग्जिस्टिंग सिस्टम है एजुकेशन का, स्कूल का, उनमें हम जो ये हमारे विषय हैं, हमारा इतना सरल की बजाय स्वदेशी के बजाय हम उधर से अमेरिका, ये इसको बच्चों की एजुकेशन। धन्यवाद। ब्रिगेडियर साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है, नेटवर्क चला गया। कोशिश दोबारा आ, छोटे से कहने की करता हूँ कि हम ये बहुत अच्छा सिस्टम आपने डिस्कस कर लिया है गुरुकुल का, लेकिन हम आज के जो स्कूल हैं, उनमें जो आज की रिक्वायरमेंट है, प्रकृति का ज्ञान, सरल स्वदेशी जीवन शैली, ऊर्जा की कमी, कैसे सिखाएं बच्चों को सामाजिक व्यवहारिक समझदारी, और समुदाय की सेवा में भी किस तरह स्कूलों में कोई सिलेबस चेंज करके या कैसे ऐड किया जाए। आपको आई आवाज नहीं आई? जी जी, आ गई। धन्यवाद सर। प्रोफेसर योगेंद्र यादव जी। आज तो बड़ी सार्थक चर्चा हुई, हमारे कई दिनों से गुरुकुल के ऊपर मेरा सवाल रहा, और आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि तीन तीन आचार्य, जरा आचार्य अनंतरंग जी भी आज कई दिनों बाद शामिल हुए, और तीन तीन आचार्य आज हमारे बीच थे। मेरा पहला सवाल तो ये है कि आचार्य जो गुरुकुल में है, और दूसरा आदमी जो समाज में रह रहा है, जैसे समाज है, इन दोनों में बहुत फर्क हो जाता है। आचार्य बिल्कुल आइडियल आदमी बन जाता है, और समाज का जो आदमी है उसको आइडियल नहीं माना जाता। ये आचार्य की नजर में कह लो या गुरुकुल की नजर में कह लो। और अगर मैं समाज से गुरुकुल की तरफ देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये बहुत लिमिटेड दायरे में और लिमिटेड सोच के साथ जीने वाले लोग हैं, दुनिया में बाहर बहुत ज्यादा नहीं कर रहे। और गुरुकुल वाला ये सोचता है आचार्य कि ये तो नॉर्मल इंसान है, ये आइडियल नहीं है। एक ये सोच का फर्क है, दोनों में बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो मेरा ये मानना था जब तक दोनों में नजदीकी नहीं आएंगे, एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे। गुरुकुल में क्या प्रयास, आचार्यों में क्या प्रयास है। दूसरी बात, जो गुरुकुल हमारे बहुत मजबूत होते थे, मैं पहले भी कहा कि गुरुकुल ही सबसे महत्वपूर्ण हुआ करते, और बड़े से बड़े लोग, राजा महाराजा, सब गुरुकुलों में भेजते थे बच्चे को। आज गुरुकुलों में एक तो गुरुकुल का मेरा एक्सपीरियंस है कि बहुत कम संख्या उसमें रह गई है, और लोग गुरुकुल में जल्दी से बच्चों को भेजना नहीं चाहते। तो ये दो सवाल हैं, इन पे कैसे आगे बढ़ेंगे हम। तो हमारे जी आचार्य जी क्या इस जी। पे जी। मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे तीनों जो आचार्य हैं वो बारी बारी से जो प्रश्न आए हैं इन पर अपनी विचार रखें, संक्षेप में 2-2 मिनट में। सबसे पहले श्री जी, फिर हाँ, शास्त्री जी, और फिर इसके बाद अंतरंग जी। मैं योगेंद्र भाई को थोड़ा याद दिला दूं। शुरू में ही मैंने बोला था कि पुरानी जो डिफिनीशन है कि आचार्य अलग है
और समाज में लोग जो जी रहे हैं वो अलग है, उस भावना को जरा चेंज करें। हम लोग जिस कंसेप्ट की बात कर रहे हैं कि जब पेरेंट्स को गाइड किया गया है प्रेगनेंसी से ही, वही पेरेंट्स अपने बच्चे को एजुकेट करते रहे हैं 2 साल से लेके 4 साल 5 साल, और जब बच्चा गुरुकुल में आता है तो ज्यादातर वही पेरेंट्स आचार्य भी हैं और वही पेरेंट्स प्रोफेशनल भी हैं, प्रोफेशन से अलग नहीं आ रहे हैं वो। हो सकता है कि थोड़े दिनों के लिए टाइम गैप अरेंजमेंट, कभी हस्बैंड गुरुकुल में है कम्युनिटी लिविंग में, वाइफ काम कर रही है, कभी वही वाइफ 6 महीने के लिए गुरुकुल में है और हस्बैंड काम कर रहा है। तो ये समाज और आचार्य दोनों रोल चेंज कर रहे हैं और दोनों गुरु के रूप में स्थापित हैं। इंक्लूडिंग अगर वो कॉर्पोरेट हेड भी है, कॉर्पोरेट में भी काम कर रहा है, तो ऑलरेडी गुरु के रूप में एस्टैब्लिश्ड है। और गुरु का जो डेफिनेशन में बता रहा हूँ कि वो पूर्ण मानव की तरफ आध्यात्म में मास्टरी कर चुका है। आम आदमी से वो थोड़ा अलग हो गया है और भरे पड़े हैं इस समय समाज में। कॉर्पोरेट हेड्स हैं, अपनी कंपनियों को हेड कर रहे हैं। इसका मतलब कि वो दुनिया से अलग नहीं है, दुनिया को भी संभाल रहे हैं, अपने परिवार को भी संभाल रहे हैं, गुरुकुल को भी संभाल रहे हैं। कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थैंक यू। Okay. Thank you very much. A very good question, Professor Yogendra Yadav ji. Yes, there is. That is why, this Gurukula system is required. All those who are present in their life as gurus, and they might not have come from the Gurukulas or the perfect environment. Maybe there is some requirement in each person, as you mentioned in the first question, and that can be always be Marupurana can be done to that. Second question, there are less and less people in the Gurukulas who are coming forward to study in Gurukulas. Like the times have changed and times have passed, people are also changing, and we will definitely see better people and more number of people in Gurukula studying this thing. And there is a block in the society or in general public that if you study in Gurukulas, you may not be employed in a corporate world or in a this thing, software AI company or software company or whatever it is. But it is a myth, and there is enough of AI and computer science, everything in our Gurukula system. There are in the 64 Vidyas that is being taught. So thank you very much. This is my answer to that. Acharya Antarang ji. Abhishek ji, please, next person, Acharya Antarang ji will Acharya make Antarang ji. clear some more, throw some more light on this. Abhishek ji, I have finished. Yes, okay. yes. जी Abhishek ji, Acharya Antarang Acharya ji. ji. Yeah. Can you hear me? Yes, yes. तो ये जो there are two questions from Professor Yogendra Yadav. Mr. Sastry, please. Yes, yes, Acharya ji. हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो पहला जो हमारे राजा राम यादव जी बोल रहे थे कि जो अभी जो पूरी जो डिफरेंसेस है संस्कारों की, और उसमें जो हमने जो बात रखा भी कि जो मॉडर्न एजुकेशन है, उस मॉडर्न एजुकेशन में कैसे हम अभी मर्ज करेंगे। तो अभी देखिए एनईपी 2020 जो है उसमें पंचकोशा बेस्ड एजुकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है,
जो 5 कोश हैं हमारे, उस 5 लेवल्स ऑफ माइंड है, तो उसको हम लोग कनेक्ट कर देंगे और उसको इस तरह से सिखाने का करिकुलम बन रहा है। और वो जब भी लागू हो, अब सरकार का अपना गति है, लेकिन हम लोग आपस में जो हम लोगों की जो मॉडल बना सकते हैं हम लोग अपने अभियान के तहत, वो ये है कि हम लोग विज्ञान और अध्यात्म का समन्वय कर सकते हैं। और हर जगह जैसे कि जहाँ भी मॉडर्न एजुकेशन दी जा रही है, उसमें हम लोग ये तो बहुत आसान है, योग तो हर जगह चल रहा है, तो योग और आयुर्वेद ये हम लोग साइंटिफिकली सिखा सकते हैं। दूसरा चीज है जो जो हमारी आध्यात्मिक धरोहर है, जो रामायण और भगवद गीता, महाभारत और वेद उपनिषद से जो आते हैं, उसको भी हम लोग साइंटिफिकली प्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत सारे हमने आईआईटी के साइंटिस्ट लोगों को देखा है जो मैथमेटिक्स को ब्रह्म विज्ञान के साथ जोड़ करके प्रेजेंट करते हैं। बहुत सारे वैदिक मैथ्स को भी देखा, फिजिक्स को भी बहुत ऐसे समझाते हैं जो हमारी गीता के वो जो ज्ञान है। और हमने भी कुछ उस पर रिसर्च किया, फिजिक्स के ऊपर भी, मैथमेटिक्स के ऊपर भी, जिसको कि आज के मॉडर्न एजुकेशन के साथ हम लोग क्लब करके और उनको हम लोग पढ़ा सकते हैं। इस तरह से थोड़ी करिकुलम पर काम करने की आवश्यकता होगी। सरकार, फिर वही बात दोहरा रहा हूँ कि सरकार कब करेगी ये नहीं पता हमें, लेकिन हम लोग अपने मॉडल को खड़ा करके और बच्चों को हम लोग बिटवीन द एजुकेशन सिस्टम हम लोग ये डेवलप करते हैं। और ये एक चीज अटैच्ड कोर्सेज हम लोग डेवलप कर सकते हैं जो विलेज लेवल पे हो सकता है। वो ये कि जितना भी जो आज हमारा एग्रीकल्चर के तरफ जो झुकाव नहीं जा रहा है, जो बच्चे पढ़ लिख लेते हैं वो लोग खेती नहीं करना चाहते हैं, गाय की सेवा नहीं करना चाहते हैं, तो हम लोगों को स्कूलों को कुछ इस तरह के करिकुलम डेवलप करने पड़ेंगे कि वी नीड टू अटैच सम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी विद द फार्मर्स एंड द विलेजेस। तो ये तो शहर के लिए होगा, और जो जो गांव में जो जो भी स्कूल हैं, उन स्कूलों में हम लोगों को इसको डेवलप करने की आवश्यकता है। अब ये जो दूसरा जो हमारे प्रोफेसर योगेंद्र जी जो सवाल कर रहे हैं कि जो आचार्य हैं वो आम आदमी और सामान्य लोग इस तरह से जो दिखने चाहिए, वो आचार्य डिफरेंट दिखते हैं, तो ये अलग बात है। मैं देखिए, अगर ये दाढ़ी नहीं बढ़ाया या बाल नहीं रखा, इससे मैं आचार्य बनूं या ऐसा कोई जरूरत ही नहीं। मैं आम आदमी की तरह कपड़े पहनूं, तब भी मैं आचरणात् पाठयति यथा आचार्य, तो हर आदमी आचार्य बन सकता है। और वो अपने आचरण से पढ़ाता भी है। जो बच्चे होते हैं वो अपने माता पिता से उनके आचरण से ही सीखते हैं। जो शिक्षक होते हैं उनके आचरण नहीं उनको अच्छा ज्ञान देती है। तो इसलिए हमने अपने जो स्कूल में पढ़ाई किया, तो हम आज तक अपने शिक्षकों को गुरु के रूप में देखते हैं। और तो इसीलिए हम लोगों को एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा अपने आप को, अपने व्यक्तिगत जीवन में उदाहरण बनना पड़ेगा। इसीलिए स्वयं को, इसीलिए गुरुकुल में सिर्फ यही नहीं कि जो बच्चे ही पढ़ेंगे, और जो गुरुकुल की जो व्यवस्था होगी उस यही होगी कि सिर्फ बच्चे ही होंगे। हमने जो 3 लेवल्स बताया कि वो कौन 4-5 लोग जो बताया, वो सब लोग गुरु हैं, जिसमें कि एक तो गुरु हो गया जो कि टीचर्स हैं, आचार्य हैं, महामंडलेश्वर हैं, आचार्य कोई भी है। दूसरा जो हमने बोला सीनियर सिटीजन, और तीसरा हमारे मदर, ये सब लोगों के आचरण में वो ज्ञान की जरूरत है और उनके अंदर है। तो कहाँ से उनको अलग से हम ये कहेंगे कि जो आचार्य लोग है वही मतलब स्पेशल है और बाकी लोग स्पेशल नहीं। हर कोई स्पेशल है जो आचरण से इस संस्कार को दूसरों को अच्छा मानवीय मूल्यों के साथ को स्थापित करने की जो ज्ञान दे रहा है, वो सब आचार्य बन सकते हैं। ये एक तरीका है। इसलिए मुझे लगता है कि अगर हम लोग इस पर कार्यक्रम शुरू करें तो हो सकता है संभव। और श्री भाई जो जो प्रोग्राम लिए हुए हैं उसमें तो उनको हम लोग और अच्छे से समझेंगे। अंतरंग जी, अभी एक प्रश्न और बचा हुआ है। यूएस तेवतिया जी हैं, वो शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं और खास तौर से उच्च शिक्षा के। तो उनका कोई प्रश्न है, कोई बात रखना चाहते हैं? यूएस तेवतिया जी। हाँ, सभी को नमस्कार। बहुत अच्छी चर्चा आज हुई। ऐसी चर्चा कम सुनने को मिलती है, ऐसा डिस्कशन, क्योंकि
सब एक ही एंगल पे करते हैं। लेकिन आपको मैं बताऊं, आज के न्यूज़पेपर में भी है कि गवर्नमेंट ने जो एलोपैथिक और आयुर्वेदिक है उसको डुअल डिग्री प्रोग्राम एक साथ करने के लिए प्रपोजल बनाया है। उतने ही ड्यूरेशन में वो एमबीबीएस और बीएमएस दोनों की डिग्री उसको मिलेगी, और ये एक अच्छी पहल है। तो इसी तरीके से हम जो एजुकेशन ले रहे हैं या जो दी जा रही है या हमने पढ़ी है, उसको यदि गुरुकुल के साथ उसको मिक्स किया जाए तो एक अच्छा रिजल्ट आ सकता है। क्योंकि मॉडर्न और एंशियंट, जब गवर्नमेंट इतने हाई लेवल पे जो है विचार कर रही है कि एमबीबीएस और बीएमएस की डुअल डिग्री एक साथ दी जाएगी और उसका ड्यूरेशन वही होगा, तो ये जो चर्चा है ये गवर्नमेंट भी इसके ऊपर सजग है, वो भी इसके ऊपर विचार कर रही है। लेकिन ये लोअर से लेके लोअर एजुकेशन, मीडियम और मिडिल एजुकेशन में भी यदि हम इसमें, क्योंकि गुरुकुल में जो संस्कार हैं जो पढ़ाए जाते हैं वो हमारे उसमें नहीं है, जो मॉडर्न एजुकेशन है उसमें नहीं है। और सर ने भी बढ़िया बात बताई, सब विद्वानों ने, कि जो गांव में चाहे वो हॉर्टिकल्चर का काम हो रहा है, चाहे एग्रीकल्चर का काम हो रहा है, चाहे डेयरी का काम हो रहा है, वो नहीं पढ़ाया जाता। उसको हिस्ट्री जिसका कोई मतलब नहीं है वो पढ़ाया जाता है। तो उसके बजाय जो लोकलाइज्ड आदमी काम कर रहा है, बच्चा या चाहे वो मार्केटिंग ब्यूटीफुल, का है, वो उसके साथ उसको जोड़ा जाए तो बेटर है। ये मेरा थोड़ा सा सजेशन था। बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूटीफुल। तो ये जी, थैंक यू वेरी मच। यस, अभिषेक जी, एक मेरा थोड़ा सा एक सप्लीमेंट्री माइंड में आ गया अनंत रंग जी के प्रो बाद। अनंत रंग जी में प्रैक्टिकल आपको बताता हूँ कि गुरुकुल में कोई प्रोग्राम था और हम हमें भी उसे निमंत्रण था। मैंने एक चीज खास ऑब्जर्व करी कि सारे आचार्य तो ऊपर बैठे थे और हमारे जैसे जो नागरिक थे वो सब नीचे बैठे थे। एक ये सोच को बदलना पड़ेगा, आचार्य को थोड़ा आम आदमी बनना पड़ेगा और आम लोगों को गुरुकुलों में ले जाना पड़ेगा, तभी ये बैलेंस बन के समाज में आगे बढ़ेगा। नहीं तो गुरुकुल एक तरफ रह जाएंगे कोने में गांव में और समाज दूसरी तरफ रह जाएगा। इस पे कोई प्रयास है डेफिनेटली। आप लोगों के? जी योगेंद्र भाई, हेलो योगेंद्र भाई। जी जी श्री जी जी जी। मैं आपको इनवाइट पहले भी किया था कि आप आके एक बार देखो। अगर आप पहचान गए कि कौन आचार्य है तो शायद जो आप कह रहे हैं वो सही है। यहाँ पे ऐसा सिस्टम ही नहीं है कि आचार्य ऊंचा है और बच्चे नीचे। सब एक साथ है। सीखने की प्रक्रिया है। हर आचार्य रोज सीखने में लगा हुआ है और यही कारण है कि बच्चे भी सीखने में लगे हुए हैं। यहाँ सिखा कोई नहीं रहा है। सीखने का एनवायरमेंट क्रिएट किया जा रहा है जिसमें सब लोग शिष्य हैं। और शिष्य का ही दूसरा नाम कह सकते हैं कि जो हमेशा सीखने के लिए तैयार है वही गुरु है। कोई गुरु अलग से नहीं है कि वो ऊंचे पोजीशन पे बैठा हुआ है, ऑर्डर दे रहा है लोगों को कि तुम ऐसा ऐसा करो। सॉरी, हम दूसरे गुरुकुल की बात कर रहे हैं जिसमें कोई ऑर्डर है ही नहीं, कोई फोर्सिंग है ही नहीं। एवरीबॉडी इज इंस्पायर्ड लर्नर। ये बात नोट किया जाए इस पॉइंट को। थैंक यू। चलो श्री जी, आपका निमंत्रण तो अरे है, हम योगेंद्र जी, कोशिश करेंगे। जी अलग से बात करें योगेंद्र। नहीं, मैं इसी समय में मैं हो ऐड चुका कर रहा है। था अभिषेक कि समय हो चुका स्कूल को। है। मैं अलका जी को आमंत्रित करूंगा, अलका जी आए और सभी को जी आखिरी में धन्यवाद ज्ञापन करें। अलका जी। एक एक अलका जी। मिनट अभिषेक जी, ये हाँ। एक मिनट वो योगेंद्र जी जो बोल रहे थे उसको वो एक बोलना चाह रहा था कि योगेंद्र भाई, मैंने इसका तो जवाब दिया था आपको कि एक्चुअली कोई भी व्यक्ति गुरु गुरु हो सकता है और कोई भी व्यक्ति आचार्य हो सकता है, इसीलिए इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है और ऊपर नीचे वाली बात ही नहीं है। तो इसीलिए हमने तो चार कैटेगरीज भी बता दिया कि एक जो गुरु जैसा दिख रहा है, जो आचार्य बन गया, वही सिर्फ गुरु नहीं है। जो हाउस वाइफ और सीनियर सिटीजन सबको गुरु गुरु बन सकते हैं। इसीलिए इसमें ऊपर नीचे की तो कोई बात नहीं। धन्यवाद। जी जी आचार्य जी। जी अलका जी। अलका जी। अलका जी। हम्म, ओम शांति। हम्म,
बहुत अच्छा लगता है, हमारा बहुत मंथन हो गया। मुझे लगता है कि मुझे एक आइंस्टाइन ने एक बार बोला था कि वी कैन लर्न फ्रॉम नेचर, नेचर सॉल्यूशंस आर ऑलवेज सिंपल एंड एलिगेंट। तो वैसा ही जैसा अभी आप किसी ने कहा है, वैसा हम ऐसा सेपरेशन करने की जरूरत ही नहीं है कि गुरु एंड शिष्य में हर एक पर्सन शिष्य और हर एक पर्सन, क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग वी आर as it is. If you see naturally, we are, and only human beings can teach. That is what Vedanta says, and that is why we are so powerful. But जो पहले की जो हम नाम अभी भी जो सिस्टम थी वो was limited by the technology. Why? Because we had the idea of a school where 50 children are sitting or 10 sitting, and सभी को एक ही शिक्षा दी जाती है. But with the technology now we can be uh, user centric or student centric. इसका मतलब ये क्या है कि हर एक को फ्रीडम है कि वो क्या सीखना चाहता है और उसकी कैपेसिटी क्या है, और उसके अनुसार उसको शिक्षा देनी चाहिए. जैसा कि ऐसा मैंने पीएचडी करते वक्त एक बुक पढ़ा था, 7 मॉडल्स ऑफ लर्निंग, तो और टीचिंग, आई डोंट नो व्हाट इट वाज, बट हर एक के लिए टीचिंग लर्निंग का मॉडल भी अलग होता है स्टूडेंट का, लेकिन क्लासरूम में वो पॉसिबल नहीं था. बट अभी हमें ऐसे एक्सपेरिमेंट, सो यूजर सेंट्रिक, इसका मतलब द स्टूडेंट डिसाइड्स व्हाट ही लाइक्स and he becomes very happy because he can learn what he wants, and even he can take a job which he likes. तो उसको पूरा फ्रीडम हमने दे दिया और सभी बंधनों से मुक्त कर दिया, तो वो बहुत अच्छा सीख भी सकता है और काम भी कर सकता है. और ये टेक्नोलॉजी का हमें फायदा उठाना शक्य हो गया है. द अदर पॉइंट आई वांट टू मेक इज the we can't separate children from their parents. So अगर हम स्टूडेंट्स को टोटली न्यू नॉलेज देंगे, डिफरेंट देंगे, और पेरेंट्स को वो ट्रेडिशनल है, तो वो नहीं चलेगा. तो हमें ट्रेन द ट्रेनर्स करना चाहिए, हमें पेरेंट्स को शिक्षा देनी चाहिए और पेरेंट्स के थ्रू बच्चों को शिक्षा, और दोनों साथ में ही तो भी अच्छा है. पेरेंट्स को भी उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए, सो पेरेंट्स नो व्हाट द चाइल्ड इज लर्निंग, एंड when he goes home, because he is not all the time with the school, तो पेरेंट्स को भी वो उसी तरह से मोल्ड कर सकती है. बस इतना ही. ओम शांति. बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी. सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद. शास्त्री जी का, श्री श्री जी का, आचार्य अंतरंग जी का, जो खराब स्वास्थ्य के बाद भी इतना समय उन्होंने दिया, और ऋषि हमारे जी, सभी आचार्य वरिष्ठ साथियों का, सतप्रकाश जी को बुला दो ना, देख रहे हैं आचार्य सतप्रकाश जी. सभी ने समय दिया, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. समय हो चुका है, तो रिकॉर्डिंग को हम ऑफ करके, और बाकी आप लोग अगर कुछ और बात बची रह गई है तो वो कर सकते हैं. कुछ चैट बॉक्स में कुछ बातें लिखी हैं, अगर उस पर कुछ कुछ बोलना चाहता है कोई तो बोल सकता है. मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ. सभी को बहुत बहुत धन्यवाद.